हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसके बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि पवन सीरीज से है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, समीकरण 1.5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5y का हल है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 1.5y और 0. आपका हो जाता है 5y को एक तरफ करने पर, अब देखिए क्या करेंगे, इनको एक तरफ करेंगे क्योंकि इसमें 1.5y है और 0.5y है, तो इनको एक तरफ करेंगे यानी कि बराबर की एक तरफ। तो एक तरफ करने पर क्या होता है, देखिए 1.5y और 0.5y, क्योंकि ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये बराबर के इधर आया तो इसलिए ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 7। अब इसमें देखिए 1.5y में से 0.5y जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1y बराबर 7। ये आपका 7 बचा ना। तो आपके जो ऑप्शन में देखिए आपका बा ऑप्शन है यानी कि 7, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में है x माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में है y माइनस z का हल है। अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जो ये y है इसको z से भी गुणा करेंगे प्लस x से भी गुणा करेंगे, हो गया ना। उसके बाद जो चिन्ह है वो चिन्ह वैसा ही रहेगा। उसके बाद ये z है, x से भी गुणा करेंगे, y से भी गुणा करेंगे, जो चिन्ह है वो वैसा ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी बाहर संख्याएं हैं उनसे जो अंदर की संख्याएं हैं उनको गुणा करना होगा। तो देखिए y का हमने z से गुणा किया तो y z हो गया, ठीक है, y z हो गया। और उसके बाद माइनस का निशान हो गया। फिर y का हमने x से गुणा किया तो y x भी लिख सकते हो, x y भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल हो गया। अब ये z है तो zx या xz आप अपनी मर्जी से इसको लिख सकते हैं, तो xz लिख देते हैं, है ना, xz। और माइनस आपका क्या हो गया, माइनस आपका हो गया zy या yz, है ना, yz या zy। फिर उसका आपका सिंबल हो जाता है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद xy, तो एक्स वाई और माइनस का सिंबल है तो माइनस, और आपका एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक है ना, तो जेड एक्स लिख लें या एक्स जेड लिख लें, बात एक ही है। कई बार मैंने ये चीज़ रिपीट कर दी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरह से इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे आपका हो जाता है वाई जेड, ठीक है, वाई जेड यहाँ पे देखिए ये प्लस का हो जाता है और वाई जेड ये माइनस का हो जाता है, इसलिए ये कट जाता है। उसके बाद आपका जेड एक्स, देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है जेड और एक्स, ये किसका है, देखिए जेड एक्स या एक्स जेड, तो ये प्लस का है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए हो जाता है एक्स जेड, ये माइनस का है, यानी ये दोनों कट गए। उसके बाद आपका हो जाता है माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई, यानी ये भी कट जाते हैं। अब आंसर में क्या बचा, तो 0 बचा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो 0 ही तो बचेगा। अब इसमें देखिए कहीं पे 0 है, हाँ है, दा ऑप्शन में आपका 0 हो जाता है, ये देखिए दा ऑप्शन में, इसलिए आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी,
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है ना, तो 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सूत्र जो पुट करेंगे A बराबर यानी क्षेत्रफल हो जाएगा और इसका सूत्र जो हो जाता है आपका त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे आधार और हो जाता है गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से अब इसको पुट कर देंगे। क्षेत्रफल तो आपका दिए हुए हैं 45, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे क्षेत्रफल की जगह पे। उसके बाद 1/2 हो जाता है और आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं आधार जो है वो कितना है, तो आधार है 15 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है ना। तो अब इस ऊंचाई को यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि जो निकालना होता है वो लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपका 45 है तो ऊपर ले जाएंगे, है ना, इधर ब्रैकेट के इधर, सॉरी यहाँ पे बराबर है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा और जो 1/2 का ये जो 2 है ये यहाँ पे हमने रख दिया गुणे में और ये जो 15 आपका बचा यानी आधार है तो 15 को हमने इसके बटे के नीचे बटे में रख दिया। अब 15 1 कम 15, 15 3 45 और 3 दूना 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर निकल कर आपका आंसर आ रहा है। देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिख नहीं रहा है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर सा ऑप्शन में है यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका √2 और आपका √4 है, √0.4 है और √0.2 में परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को पता है कि जो रूट में संख्याएं होती हैं तो कुछ होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं भी होती हैं। तो समझ लेते हैं कौन होती हैं और कौन नहीं होती हैं और क्यों नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपका जो √2 है, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर का सबसे पहले उठाते हैं √2। तो जो √2 है तो इसका क्या करेंगे, √2 का जो मान होता है तो वो कितना होता है, तो आपका लगभग ये 1.4442 इस नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी टर्मिनेटिंग होता है यानी संख्या रिपीट भी नहीं होती हैं और संख्याएं कटती भी नहीं हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब ये संख्याएं कट भी नहीं रही हैं, रिपीट भी नहीं हो रही हैं, तो इसलिए इसे क्या नहीं कर सकते, तो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात कर लें कि 4 की, देखिए 4 की अगर बात करें तो 4 को हम √4 का मान क्या होता है, तो √4 का मान 2 होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम 2/1 यानी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसे लिख सकते हैं तो √4 जो आपकी संख्या है ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है और इसी तरह से आपका √0.4 ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी और उसके बाद √0.2 ये भी परिमेय संख्या नहीं। तो इस तरह से जो आपका √4 है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और परिमेय संख्या कहते किसको है, जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, और अपरिमेय किसको कहते हैं, तो जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। और एक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई कैसा है, परिमेय है या अपरिमेय। तो आप कहेंगे, आप जैसे आंसर अगर देंगे, जैसे पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है, ठीक है ना, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7। तो आप कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, ठीक है ना, क्योंकि जो 22/7 है वो एक्यूरेट मान नहीं है, इसको माना गया है लेकिन मान ये नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। आपकी जो पाई है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्वेश्चन है आपका 3 यानी 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। अब इसमें देख लेते हैं स्थानीय मान क्या होगा, यानी आपका हो जाता है 33 यानी 33.328 में 2 जो है वो दशमलव के दूसरे स्थान पे है। देखिए दशमलव यहाँ पे हो गया और फर्स्ट नंबर ये 3 हो गया और ये सेकंड नंबर पर हो गया। अब क्या करेंगे,
तो 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तो 2 में गुणा होगा। किसका गुणा होगा? तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका ये 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव का, देखिए ये आपका 2 से पहले हम एक 0 लगा देंगे, यही तो है ना, यही तो प्रक्रिया होती है। और गुणे यहाँ पे 1/100 लिख देंगे। भाई 100 क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे दशमलव हटाया, 1 लगाया और उसके बाद 2 0 लगा दिए, तो 100 ही तो हो गया। और यहाँ पे आपका नंबर कितना है? तो 1/100 हो जाएगा। अब इससे अगर आप भाग करेंगे, काटेंगे, तो देखिए आंसर कितना आता है। तो आपका यहाँ देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 100 हो जाएगा। अब ये भाग कर दीजिए आप, तो 2 को आप 100 से भाग कर दीजिए, तो पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 0 लगाएं, 0 बढ़ाएं, 100 दूना 200 और पॉइंट से पहले तो 0 आता ही आता है। अब देख लें इस तरह का ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में है, इस तरह का, तो आपके सा में है। देखिए 0.02 है ना, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं, 2x + 1, और जो आपकी सीरीज में 1 ये मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर आया हुआ था वो उसमें 1 यहाँ पे था, ठीक है ना। तो 2x + 1 = 16, तो x का मान होगा, अब इसमें x का मान 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा या 4 होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो जैसे आपका यहाँ पे बराबर में 16 है, तो जब यहाँ पे घात रूप में लिखा हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम कैसे लिख लेंगे, इसको भी हम घात रूप में लिखेंगे। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप ऐसे समझे कि 16 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से भी गुणनखंड भी कर सकते हैं। 2 8 16 और फिर 2 चक्कू 8 और फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2, यानी 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाता है ना, यानी 2 की घात 4। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 16 बराबर 2 की घात 4, ये और ये बराबर ही तो हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो 2 और x + 1, ये घात लगी हुई है, और बराबर अब कितना बन गया, क्योंकि 16 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब देखिए आधार समान, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ समान है। तो इसमें आधार देखिए समान है ना, 2 इधर भी हैं 2 इधर भी हैं। अब क्या करेंगे, आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह भी है, वो तो है ही है। देखिए आधार भी समान है और बीच में बराबर का भी चिन्ह है। बराबर के चिन्ह का मतलब होता है कि जितनी संख्या बराबर के इधर है, यानी बराबर के इधर है, उतनी संख्या बराबर के उधर हो, यही तो है नियम। अब देखिए आधार जब समान है, यानी 2 और 2 आधार इसी को तो कहते हैं जो नीचे की संख्या होती है, और घात जो घात लगी होती है। तो जब आधार समान है और बीच में समानता सूचक चिन्ह यानी कि = चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह है, तो घात भी बराबर हो जाएगी। अब घात देखिए कैसे करेंगे, अब ये आपका x है, x + 1, और यहाँ इधर क्या घात है, आपकी जो घातें लगी हैं उसको अब पहले सॉल्व करेंगे, तो x + 1 और आपका ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर एक तरफ लाएंगे, यही तो नियम है ना। तो जब नंबर हम एक तरफ लाएंगे, जो यानी चर और अचर को हम एक तरफ करेंगे, चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे आपका x हो जाता है, और जो 4 है वो अपनी जगह पे, क्योंकि जो चीज़ अपनी जगह पे वो अपनी ही जगह पे रहेगी, और जो चीज़ हम इधर से उधर उठा के ले जाते हैं, तो नियम क्या है, नियम ये है कि जब ये प्लस में होता है तो उसको माइनस में करना होता है, माइनस में होता है तो उसको प्लस में करना होता है। यानी ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा, और जब ये -1 हो जाएगा तो 4 - 1, यानी कि x का मान कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। अब देख लें यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है, तो 3 आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 1/8 - 3/8 + 2/8 और भाग का निशान है 1/4 का 1/2 का मान होगा। अब
का मान होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं, का मतलब क्या होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बोर्डमास नियम से। और बोर्डमास नियम कहता क्या है तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। बोर्डमास नियम आपका ये कहता है कि सब BOD, सबसे पहले आप इस तरह से कर लेंगे रफ तो आपको आसानी होगी। BOD M और A और S हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, B4 क्या होता है, ब्रैकेट, जैसे बार ब्रैकेट हो गया और आपका ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मंझला ब्रैकेट आप कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और आपका ये बड़ा ब्रैकेट भी हो जाएगा। ये 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब या ऑफ कहीं पे लगा हो या का लगा हो तो इसका मतलब होता है गुणा करना। तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट के तुरंत बाद आपको का सॉल्यूशन करना होगा, सॉल्व इसको करना होगा। उसके बाद डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांट देना यानी कि भाग कर देना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीपल करना यानी कि गुणा करना। फिर आपका हो जाता है ऐड यानी जोड़ना, है ना। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। और सब्ट्रैक्शन यानी सब मतलब क्या होता है तो माइनस यानी घटाना। तो आप इस नियम से जब सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। अगर बोर्ड मास में आपने थोड़ा सा भी या आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवीजन कर दिया, ऐसा कुछ किया तो आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो अब हम समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, जो चीज करनी होती है उसको चेंज करते हैं, बाकी ज्यों का त्यों यानी कि जैसे का तैसा उतार देते हैं। तो यहाँ पे 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और भाग 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो का यानी आपको अभी क्या बताया कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद ऑफ या का सॉल्व उसका सॉल्यूशन करें। तो यहाँ पे समझिए का सॉल्यूशन करना है तो इसको हम जैसे का तैसा उतार लेंगे। 1/8 माइनस 3/8 और प्लस 2/8 और भाग 1/4। और का मतलब क्या हुआ, तो का मतलब हुआ कि इसको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है ना। इसको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आप गुणा कर दें तो 1 एकम 1 और 4 दूना 8। तो यहाँ पे देखिए आपने ऐसे किया, उसके बाद यहाँ पे का है और 1/2 है। तो इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे 1/8, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, हम फिर से इसको कर लेते हैं। 1/8 माइनस 3/8 और आपका प्लस 2/8 और भाग आपका है 1/4 और आपका का है और 1/2 है। अब क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। तो 1/8 माइनस 3/8 और प्लस 2/8 भाग आपका हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये का है तो 2 ही संख्या से तो हम गुणा करेंगे ना। तो 1 एकम कितना होता है, तो 1 एकम 1 होता है, 4 दूना 8 हो जाता है। ये इतना आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हो जाता है आपका 1/8 और माइनस 3/8 और आपका प्लस से 3/8 गुणे 8/1। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जब इस तरह से भाग का निशान आए तो आप संख्या को पलट देंगे, यानी जो ऊपर की संख्या उसको नीचे कर देंगे और जो नीचे की संख्या उसको ऊपर कर देंगे तो वो गुणा बन जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से किया गया है। तो यहाँ पे ऊपर की संख्या को नीचे किया गया है ना, तो 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जो 8 है, देखिए ये 8 और ये 8 ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1/8 माइनस 3/8 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16/8, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर यानी हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसका नीचे वाली संख्या यानी हर से भाग करते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। यही तो प्रक्रिया होती है ना। तो इसी तरह से कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 17 माइनस 3 आ जाएगा और बटे 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसे 17 माइनस 3 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। जब ये आपका इतना आ गया 14 बटे 8, तो इसको काट देंगे, तो 2 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 चक्कू 8 यानी 4 बार में कट गया और 2 सत्ते 14 यानी कि 7 बार में कट गया। तो आंसर निकल कर आपका कितना आ गया, तो आंसर निकल कर आ गया आपका 7/4। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। आपको अच्छे से पता है, इस पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का और भी एक क्वेश्चन था आपकी सीरीज में, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज होगा। मान लीजिए सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी हमने भुजा 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है ना, ले ली इसको भाई। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 3 सेंटीमीटर दूसरी भुजा ले ली ना। अब क्या किया, अब जो और एक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। भाई कोई चीज़ बड़े से छोटा होगा तो वो वहाँ तक कहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर थी और ये 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये त्रिभुज को संपूर्ण यानी पूरा नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये भुजा भी 3 होती तभी तो बना पाती। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव है नहीं है। और एक चीज़ और, जैसे आपकी ये 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है ना, और यहाँ पे आपका 2 और 3 5, ये भी 2 प्लस 2 प्लस 3 ये भी 5 बन रहे हैं। तो यानी ये दोनों भुजाएं एक जैसे, ये जो इसका मतलब जोड़, ये जो इसका योग आता है ये, और जो बड़ी संख्या होती है वो, यानी जो बड़ी जो यहाँ पे पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। जब इनका योग किया जाए तो ये बड़ी संख्या रहे और ये छोटी रहे। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए त्रिभुज भी बना के हमने बता दिया कि त्रिभुज बन ही नहीं पाया, यानी त्रिभुज संभव नहीं है। इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मैथ में तो आपको पता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वही क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपको बारीकियां पता होंगी तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। उस व्यंजक को क्या कहा जाता है, अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त या अपवर्त। तो देखिए आपको पता है कि अपवर्तक क्या कहलाते हैं, और यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं कि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों, 2 या 2 से अधिक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है ना, और उसको यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 20। अब 8 और 20 को कौन विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है 4। विभाजित कौन कर रहा है, तो 4 दोनों को विभाजित कर रहा है, क्योंकि 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये अपवर्तक होंगे, यानी इस अकॉर्डिंग आपका जो ये अपवर्तक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया अलग अलग अपवर्तक कहलाएंगे। अगर ये अलग अलग की बात की जाए तो ये अपवर्तक है, अगर दोनों को एक साथ में कहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तब ये समापवर्तक हो जाएंगे, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 9, 12, 18 का लासा है। अब यहाँ पे लासा निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी होती है, जैसे आपकी 9 हो जाती है और ये आपका 12 है और 18, इसको क्या करेंगे, इसको इसके गुणनखंड कर देंगे, है ना। लासा ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये 9 तो आपका नहीं कटेगा 2 से, लेकिन 12 और 18 2 से कट जाएंगे, यानी ये 2 से कट जाएगा। तो 9 जो है वो ऐसे उतार लेंगे और 2 छंग 12 आपका हो जाता है और 2 9 18 हो जाता है।
उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 सम संख्या है, तो 9 को हम ऐसे उतार लेंगे और 2 तिया 6 और आपका 9 फिर से ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पे आपका देखिए 2 से तो अब नहीं कटेगा क्योंकि जब पहले से ही 9 और 9 नहीं कट रहे थे, अब तो 3 आ गए, यानी सारी संख्या विषम है, तो हम विषम संख्या से काटेंगे तो आपकी 3 संख्या विषम है ना, तो इससे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 3 एकम 3 और 1 और 3 एकम 3, यानी कि जो आपका आंसर निकल कर आता है यानी लासा बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि जो लासा निकल कर आता है वो 36। आप देख ले आपका 36 इसमें है कहीं पे, तो आपका 36 देखिए आपका बा ऑप्शन, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 9 के अपवर्त, अपवर्त मतलब क्या होता है? अपवर्त मतलब होता है गुणज। गुणज जैसे आप टेबल पढ़ते हो, पहाड़े पढ़ते हो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, इस तरह से, है ना। यहाँ पे 9 का पूछा जा रहा है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो इस तरह से जो आपका आ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और अपवर्त मतलब होता है गुणज और अपवर्तक मतलब होता है कि जिन संख्याओं से कट जाता है। जैसे कि अपवर्तक की बात आती तो किन किन संख्याओं से, जैसे ये मान लीजिए 4 है, किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 4 आपका एक संख्या से भी कटेगा, 2 दूना 4 से भी कटेगा और 4 से, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये अपवर्तक हो जाएंगे। लेकिन जब टेबल पढ़ा जाएगा यानी 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, ये क्या हो जाएंगे, तो ये अपवर्त हो जाएंगे। तो इनमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये प्राकृतिक संख्या है। तो जाहिर सी बात है जो आपका 1 है ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। और अगर हम ये पूछे जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर इसमें 0 लग जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, लेकिन 1 से जो स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या। इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अभी देखिए इस पे डिस्कस कर चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या है, तो जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या है और उसमें 0 लग जाता है, तो ये क्या है, तो ये पूर्ण संख्या है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। एक क्या है? एक देखिए भाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं है ना, या अभाज्य है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है सा, यानी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यानी एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब यानी कि यहाँ पे आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। ये देखिए आपका ऑप्शन में है, लेकिन इनको किनको कहते हैं, तो जो संख्या 1 से या खुद से, यानी जो संख्या हो उसी संख्या से कटे, तो खुद से यानी स्वयं से कट जाए तो वो कौन सी होती है, वो अभाज्य होती है। वो और किसी संख्या से नहीं कट सकता। मान लीजिए 3 संख्या है, तो 3 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से, और किसी से नहीं कट सकता। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, ये अभाज्य संख्या हो जाती है। अब भाज्य संख्या की बात कर लें, तो भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से भी कट जाए, किससे कट जाए, 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए। स्वयं मान लीजिए कि जो अपनी संख्या से खुद से कट जाए, स्वयं से कट जाए, और दूसरी भी और भी संख्याओं से कट जाए, वो क्या होती है, वो भाज्य होती है। जैसे ये 8 है, तो 8 किससे किससे कट सकता है, देखिए 1 से तो ये कटेगा ही कटेगा, अपने आप से तो ये कटेगा ही कटेगा। अब ये 2 चक्कू 8, तो 2 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8 यानी 4 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से ये क्या है, तो ये भाज्य संख्या है, ये चीज याद रखिएगा। और क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है, तो क्रमागत 2 पूर्णांक, तो क्रमागत जैसे आपने लिखा 1 2
3, 4, 5। अब कर्मागत दो पूर्णांक, तो ये कर्मागत, और इधर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और -2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जो कर्मागत दो संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्या, तो अगर आप 4 और 5 को यहाँ पे करें तो 5 में से 4 गए, अंतर पूछ रहे हैं तो इसलिए माइनस करेंगे, तो 5 - 4 तो कितना बचा, तो 1 ही तो बचा ना। तो 1 होता है, क्योंकि भाई 2 के बाद 1 ही जोड़ेंगे तो 3 के बाद 1 ही जोड़ेंगे तो 4, और ऐसे ही जब माइनस करेंगे तो 4 में जब 3 माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, यानी 1 का अंतर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाता है 1, कर्मागत दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो शून्य ये क्या है, योग का तत्समक अव्यय, कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि योग का तत्समक अव्यय क्या होता है, यहाँ पे समझ लें, तत्समक अव्यय, अवयव, अव्यय जो होता है, तो अगर आप मान लीजिए 5 + 0, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 आप जोड़ेंगे तो 0 ही रहे, मतलब 5 ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं जैसे आपके पास 5 रुपए, हमारे पास 0 रुपए हैं, दोनों को एक में मिला दे तो कितने बचे, तो 5 ही तो रहेंगे ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या कहलाता है, योग का तत्समक अव्यय भी कहलाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शून्य आपने घटा दिया तो क्या बचा, तो 5 में से आपने शून्य घटा दिया तो कितना बचा, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 5 ही तो बचे ना। तो इस तरह से आपका वही संख्या यानी रहेगी। देखिए वही संख्या तो यहाँ पे है, तो इस तरह से हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से क्रम में चलती हैं। और प्राकृतिक संख्या अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, -5/6 है, √3 है। तो आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 संख्या दी है, यानी कि यही तो इसका है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है, ये इसका 5 जो है इसका पार्ट हो जाता है, तो यानी ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक, ऋण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जैसे आपका हो जाता है ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्रम चल रहा है, और -1, -2, -3, -4, -5, तो इस तरह से ये क्रम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक ये ऋण में जा रहा है ना, ऋण पूर्णांक है, तो यहाँ पे -5 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो शून्य का जो है नहीं, हाँ और ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसमें इसको गुणा कर दिया जाए तो मान 1 आ जाए, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो समझ लेते हैं। जैसे 0 × x = 1, शून्य में कोई भी संख्या का जब आप गुणा कर देंगे तो यानी मान 1 नहीं आएगा, वो शून्य हो जाएगा। इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो नहीं होता है, इसलिए नहीं पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं दो असमान यानी -1 और +1, है ना, असमान परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किनको कहते हैं, जो P/Q फॉर्म में होती है ना।
तो उनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो इनके बीच आप कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। और जिसकी कोई लिमिट नहीं है वो क्या है, वो अनंत है, वो इन्फिनाइट है। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आपका आ सकता है। तो अब इन्फिनाइट हो या अनंत हो, आप उसी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन हो जाता है आपका -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। -8 में अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ दें तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए, इसका मान 0 हो जाना चाहिए। और अगर x का यानी x इसका योगात्मक प्रतिलोम है तो x का मान निकालने पर मान आएगा, कितना आएगा, तो 8 आएगा, है ना। मान कितना आएगा, तो 8 आएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिए नहीं है, यानी योगात्मक का मतलब होता है अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है, प्लस में यानी क्या होता है, तो योग, यानी योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो वो प्लस में आ जाएगा। यानी 8 है, -8 का तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ 8 तो नहीं दिए हैं, क्योंकि 16 -16 और यहाँ पे एक ऑप्शन और है 16 की घात 1, तो ये सभी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। -16 का योगात्मक प्रतिलोम है। अब यहाँ पे देखिए -16 का योगात्मक प्रतिलोम मतलब 16, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं दिया गया है, तो इस तरह से आपका इनमें से कोई नहीं ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हालांकि अभी आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, एक पार्ट और इसका आएगा, उसके बाद ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अति लघु प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट रह गए हैं, उसको क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।